Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। यानी कि आज हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से यह सीखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव किया जाता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिराइव करने सीखेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमको जो करना है, अगर हम चाहते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करें, अगर हम चाहते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कंसिडर डिराइव करें, तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर कर लीजिए। यानी ऑब्जेक्ट जब शुरुआत किया अपना जर्नी उस समय इसकी वेलोसिटी u थी। इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है या v है, कहिए सॉरी ये v है, गलती से v डैश हो गया, ये v है, ठीक है। और टाइम कितना इलैप्स हुआ है, t डैश टाइम इलैप्स हुआ है, बीता है, टी डैश समय बीता। कहाँ से कहाँ आने में, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय बीता है, ब्लॉक को आने में। फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी और कितना समय बीता ब्लॉक को इस जगह से, ब्लॉक को इस जगह आने में कितना समय बीता, तो टी डैश टाइम बीता। और एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वह है a, ये है एक्सेलरेशन ब्लॉक का, ठीक है। और फिर कहा है डिस्प्लेसमेंट जो होता है कितना हुआ है इस टी डैश टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है s डैश। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना ये s डैश, यही है डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है टी डैश टाइम में, तो ये कितना है वैल्यू s डैश है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो वेलोसिटी v मान लिए फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग जानते हैं, तो बहुत बार पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ds बाई डी टी, यही है वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म। यानी कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी s को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है ना। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा दूसरा इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, तो यह कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो हम पहले डिराइव किए थे, पिछला वीडियो में जाइए वहाँ यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे। इसको नंबर दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म वाला इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 1, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन पर हमको फोकस करना है ना। तो जब इन दोनों पे फोकस करेंगे तो हमको क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या चीज़, v का वैल्यू उठाना है यहाँ से इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 के अनुसार v का वैल्यू क्या है, वह है ds बाई डी टी, और इसको उठा के कहाँ फिट कर देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में इस v के जगह डाल देना है। ये इसको हटा करके इसके जगह ds बाई डी टी कर देना है। तो वही चीज़ यहाँ किया जा रहा है। आप देखो गौर से, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से उठाएं v का वैल्यू और उसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम लोग यहाँ डाले तो ये इक्वेशन क्या हो गया, अब ये हो गया ds बाई डी टी दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो गया ds बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब हम लोग कह सकते हैं ds बाई डी टी। तो इसमें जो हमारा ये जो dt है, ये जो हमारा dt है, ये dt हमारा क्या हुआ, ये dt हमारा इधर से इधर आ गया, है ना, और ds रह गया उसी जगह। तो ds उसी जगह रह गया और dt इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये dt इधर आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ds बाई डी टी, v को हटा के ये ds बाई डी टी आ गया है। तो अब ये इक्वेशन नया रूप धारण कर लिया, ये हो गया ds बाई डी टी दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दैट इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है, होल डी टी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो इक्वेशन अभी अभी हम लोग हासिल किए हैं, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों साइड में, हाँ दोनों साइड में हमको क्या इंट्रोड्यूस कर देना है, हमें इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर देना है। कहने का मतलब इस साइड भी इंटीग्रेशन डाल देना है और इस साइड भी, यानी LHS में भी इंटीग्रेशन डालना है और RHS में भी इंटीग्रेशन डालना है। तो जब इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे अब हम मेंशन इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अब कुछ इक्वेशन, यही जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है अब ये वाला रूप ले लिया, है ना,
ये वाला रूप ले लिया। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि जब फाइनल टाइम टी डैश होता है, यानी ये हुआ टाइम टी डैश, फाइनल टाइम टी डैश, यानी समय जब इतना बीता, टी डैश टाइम बीता, तब तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये टी डैश कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट एस डैश को। और जब इनिशियल टाइम ज़ीरो था, यानी जब ब्लॉक इस जगह था तो इनिशियल टाइम क्या था, उस समय ज़ीरो था, उस समय इनिशियल टाइम ज़ीरो था, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था, ज़ीरो। ब्लॉक इसी जगह था, ओरिजिन पे रखा हुआ था, इस जगह था, ओरिजिन पे था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब ब्लॉक इस जगह है तो ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो तो उस समय डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, जब टाइम टी डैश तो उस समय डिस्प्लेसमेंट एस डैश। तो इस हिसाब से लिमिट हमेशा सेट होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम का एक तरह से फाइनल वैल्यू, यानी कि अपर लिमिट हो गया टाइम का, और यह हो गया टाइम का लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल वैल्यू। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फाइनल वैल्यू यानी एस डैश, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल वैल्यू यानी लोअर लिमिट ज़ीरो। क्लियर हो गया। अब हम लिमिट सेट हो गया, इक्वेशन एकदम रेडी है, और इंटीग्रेशन धड़धड़ा के जो है अब जो है निकालना है, गाड़ी एकदम धड़ाधड़ ट्रेन अब आगे बढ़ेगी, अब टेंशन नहीं लेना है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये ds हो गया, चल भाई ds हो गया तो हो गया, और इस पे क्या लगा, s अपर लिमिट एस डैश नीचे ज़ीरो, इधर टी डैश नीचे ज़ीरो। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें से चुनना है, इसमें से जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो u के साथ भी आ जाएगा dt और इतना सा पार्ट, और at के साथ भी, ये जो at है इसके साथ भी आ जाएगा dt और इतना सा पार्ट। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन अभी हम लोग हासिल किए, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, इसमें देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, ये u क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर कर देंगे। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ये भी कांस्टेंट है, हम कहे थे पहले मान के चलना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये भी उठा करके इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट जो है बाहर निकाल दिया जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और मैंने वीडियो के एंड में भी लिंक दे दिया है, और उस सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन पर, उसका नाम है, उस प्लेलिस्ट का, उस सीरीज़ का नाम है इंटीग्रेशन/कैलकुलस। तो उसका लिंक वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया है, एंड में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप जाइए, पहले आप इस वीडियो को यहीं बंद कीजिए, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते पहले जाके वो देखिए, पूरा इंटीग्रेशन पहले आप डिटेल में सीखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, तब फ़ायदा होगा। और अगर बगैर उसको जाने, आप इंटीग्रेशन को बगैर समझे आप अगर ये डेरिवेशन को देखिएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है भाई, तो ये बाहर आ गया, आप देख लो यहाँ जो कांस्टेंट u है वो बाहर आ गया, और हमारा जो एक्सेलरेशन a है ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो ds है इसके साथ ये जो ds है, ds किसका डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ, ds जो है ना इस s वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ। तो ये जो इंटीग्रेशन का नियम है कि इंटीग्रेशन का जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, जिस भी वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसके बगल में उसी वेरिएबल का फंक्शन भी होना चाहिए, यानी s का फंक्शन होना चाहिए था यहाँ कुछ। और जैसे यहाँ भी देख रहे हैं ये dt है, तो dt क्या है, ये टाइम वेरिएबल का ये डिफरेंशियल है, तो इसके बगल में भी कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए टाइम वेरिएबल का। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ dt क्या है, ये टाइम का डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो इसके बगल में हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन है t के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। तो यहाँ तो ऑलरेडी है, आराम से इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई s वेरिएबल यानी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई टाइम वेरिएबल का कोई फंक्शन नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक टाइम
जो वेरिएबल का ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, यानी ये डिफरेंशियल एलिमेंट टी वेरिएबल का है, उसी वेरिएबल का हमको एक यहाँ होना अनिवार्य है, उसी वेरिएबल का एक फंक्शन होना यहाँ अनिवार्य है, यहाँ भी एक फंक्शन होना अनिवार्य है, और यहाँ तो ऑलरेडी है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस टर्म में। लेकिन इस टर्म में दिक्कत वाली बात है, इस टर्म में दिक्कत वाली बात है। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो जिसके जो हो अनाथ उसके होते हैं नाथ, तो यहाँ नाथ ये है, एस पे पावर 0 दे देंगे जब कोई भी, जैसे कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट है एस फंक्शन का, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है एस वेरिएबल का, तो हमको यहाँ पर जो है ना, इस जगह जो है ना, हमको एक फंक्शन देना होगा, वो भी एस वेरिएबल का। ठीक है, तो हम दे दिए यहाँ एस वेरिएबल का फंक्शन, उस पर पावर 0 दे दिए। इससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एस पे पावर 0 जो है, इस वेरिएबल पे अगर हम पावर 0 दे देते हैं तो इस वेरिएबल पे पावर 0 देने से क्या होता है, यहाँ 1 ही होगा एक तरह से। तो यहाँ भी टी पे पावर 0 दे दिए है ना, तो यहाँ भी एक तरह से रिजल्ट 1 ही होगा, और 1 मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो रिजल्ट में कोई फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टी पे पावर 0 दे दिया, एस पे पावर 0 दे दिया, और यहाँ ऑलरेडी टी मौजूद है। तो अब जो है इंटीग्रेशन आराम से खटाखट होगा, है ना, तो पटापट होगा। अब देखो यहाँ कैसे होता है, ये देख लो, यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ पर अब ऐसा रूप धारण कर लिया है, देख लो, एस पे पावर 0 था, अभी हो गया एस पे पावर 0 + 1, और नीचे 0 + 1, अपर लिमिट एस डैश बाय 0, यहाँ भी अपर लिमिट एस डैश बाय 0, फिर ये यू कांस्टेंट है हमारा, ये यू, तो यहाँ भी ये यू उतर गया है, बाकी टी पे पावर 0 है, तो ये हो जाएगा 0 + 1, नीचे भी आ जाएगा 0 + 1, अपर लिमिट टी डैश, लोअर लिमिट 0, प्लस कांस्टेंट ए एक्सेलरेशन ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। टी पे यहाँ कितना पावर है, आप गौर देखो, ये जो टी है ये टी पे पावर 1 है, तो यहाँ टी पे पावर 1, फिर यहाँ जुड़ गया +1, है ना, बाय 1 + 1, ये हो गया अपर लिमिट टी डैश, ये हो गया लोअर लिमिट 0, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस हो जाएगा। सिर्फ इसको अगर इतने से पार्ट को हम सॉल्व करें तो इसका आंसर होगा एस। इतने से पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये आगे दिया हुआ है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ टी होगा, है ना, टी पे पावर 1/1, ये टी हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ टी पे पावर 1 + 1/1 + 1, तो ये हो गया टी पे पावर 2/2। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ टी डैश अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका टेक्निक दिया हुआ है और पता भी है हम लोग को, इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं। तो ये एस, तो एक बार क्या करना है हमको, एक बार इस एस के जगह जो है अपर लिमिट को डालना है, और फिर क्या डालना है, माइनस, और फिर क्या डालना है, लोअर लिमिट डाल देना है इसी एस की जगह। इस टी के जगह जो है एक बार क्या करना है हमको, टी डैश डालना है, यानी ये अपर लिमिट डालना है, और एक बार और फिर माइनस देना, और फिर इसी टी के जगह जो है यहाँ पर लोअर लिमिट डाल देना है, ये 0 डाल देना है। फिर एक बार क्या करना है हमको, t²/2, इसके जगह जो है एक बार हमको अपर लिमिट डालना है टी डैश, फिर माइनस साइन करना है, और उसके बाद फिर इस टी स्क्वायर जो है, तो इस टी के जगह जो एक बार हमको 0 डालना है और स्क्वायर/2 कर देना है, हो गया। बस इतना सब हो गया। अब हमारा इक्वेशन तैयार। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पे हो गया एस डैश दैट इज इक्वल टू यू टी डैश प्लस हाफ ए टी डैश स्क्वायर। डिराइव्ड हो गया हमारा ये इक्वेशन। यही वह हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आराम में डिराइव कर लिए, मज़े में डिराइव कर लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, फिर कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इंटीग्रेशन वाले वीडियो में जाइए और अपनी दुख तकलीफ को मिटाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एन एरोप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
स्क्वायर पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। तो एक एरोप्लेन जो है ना, एक एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है भाई, कितना स्पीड से, 300 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ एरोप्लेन हमारा आ गया, उतर रहा है, लैंड कर रहा है, ये रनवे है, रनवे पे जा रहा है, ये देखिए ये 300 मीटर स्पीड से जो ये रनवे पे जा रहा है, लेकिन जाते जाते ये एरोप्लेन पे ब्रेक लगाया, ये धीरे 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 रुक गया मेरा प्यारा सा एरोप्लेन। तो ये लैंड किया कितने बड़े ट्रैक पर, कितने बड़े रनवे पर, तो इस रनवे का लेंथ कितना है, इस रनवे का लेंथ है 2000 मीटर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या कर रहा है, ये डीएसलरेट कर रहा है, कितना समय के लिए डीएसलरेट किया है, 25 सेकेंड के लिए, यानी जब लैंड किया तब से लेकर के रुकने तक कितना समय बीता, ये 25 सेकेंड टाइम बीत गया, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, ये जो है डीएसलरेट कब तक करेगा, ये डीएसलरेट कब तक करेगा, जब तक कि ये रुक ना जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, यानी इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये ब्लिंक कर रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिसेलरेशन नीडेड टू स्टॉप द प्लेन, यानी कि कितना डीएसलरेशन हुआ, ये जो डीएसलरेशन है, देखिए प्लेन की वेलोसिटी हो रही है लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये धीमा हो रहा है, इसकी रफ्तार घट रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, वो राइट साइड में होगा, यानी अपोजिट होगा, तभी तो इसकी रफ्तार कम रही है। अगर ये जो है एक्सेलरेशन, अगर इसकी डायरेक्शन प्लेन के वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती तब तो प्लेन की स्पीड, प्लेन की जो वेलोसिटी है लगातार बढ़ती चली जाती, लेकिन ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब इस पर डी एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी जिधर वेलोसिटी है उसका उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है डी एक्सेलरेशन, ठीक है, यही मतलब होता है। तो हमको क्वेश्चन कहा इसी डी एक्सेलरेशन को निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। तो हमको दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में, हमको फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन से पता चल रहा है। टाइम जो लगा इसको यहाँ से जैसे लैंड किया वहाँ से लेके रेस्ट तक आते आते इसका समय बीता 25 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस जो ये डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर किया इस दौरान 25 सेकेंड के दौरान, वह डिस्प्लेसमेंट है 2000 मीटर और इतना ही लेंथ का है रनवे, है ना, ठीक है। तो अब कह रहा है बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर खटाखट कंसिडर करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी अभी डिराइव किए हम लोग, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सब जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको फिट कीजिए यहाँ इक्वेशन में, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ फिट कीजिए। तो हम एस हमको पता है डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर, यू हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, है ना, यू हमको पता है, यू क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ, यू हमारा दिया हुआ था 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम जो है कितना है 25 सेकेंड है। एक्सेलरेशन यही तो निकालना है, सारे फसाद की जड़ है ये, इसको निकालना, और टाइम 25 सेकेंड, और हमारा डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना कि रनवे का लेंथ है, ठीक है। मज़ा आ गया। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन है या सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है, खट्टा खट इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व किए तो क्या हुआ, 300 को 25 से गुना किए तो 7500 हो गया ये, यानी 7500। इंग्लिश मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2000 यहाँ है, 2000 उतर गया यहाँ, हाफ ए टी स्क्वायर, टी क्या है हमारा, वो 25 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर किए हो गया 625/2 इंटू ए, इधर 7500 इधर 2000। बस सॉल्व कीजिए इसको। हम क्या किए, इसको सॉल्व करने के चक्कर में इसको इधर से जो है इधर ले आए, ट्रांसपोज कर दिए, और इसको इधर से उठा के इधर ट्रांसपोज कर दिए। ये इधर से इधर आया नेगेटिव हो गया, यहाँ देखिए नेगेटिव हो गया। ये भी इधर से इधर आया तो ये भी नेगेटिव हो गया। खेल ख़त्म, है ना, एकदम आसान है। अभी देखो कितना आसानी से हो जाएगा ये। चलो अब क्या होगा, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किए, ये नेगेटिव हो गया था, ये भी नेगेटिव हो गया था, इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे हो गया 5500, राइट। RHS में, LHS में -625/2 ए हो गया। फिर फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया ए इजकल टू -5500 इंटू 2/625। सॉल्व किए तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, निकला -17.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक चीज़ देख लो, इसका जो वैल्यू निकला उसके आगे में क्या निकला, ये माइनस साइन निकला,
निकला, ये नेगेटिव साइन निकला, जो क्या बता रहा है हमको, ये नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि क्या हो रहा है, डी एसेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एसेलरेशन हो रहा है। डी एसेलरेशन क्या करता है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को घटा देता है, और एसेलरेशन क्या करता है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाता है ना। तो डी एसेलरेशन ये नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो उल्टा है। किसके उल्टा है, जो प्लेन का जिधर वेलोसिटी है ना उसके ठीक उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में ये डीएसेलेरेशन लग रहा है। इसीलिए जो है प्लेन जो है कुछ देर के बाद धीमा होते 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 वो रुक जाएगा, 25 सेकेंड जैसे होगा वो रुक जाएगा। यही है सवाल, यही था एक क्वेश्चन जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डील किए, समझे, सीखे। आपको डेरिवेशन अच्छा लगा है ना। तो ये था हमारा पार्ट 22 किस सीरीज का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर भी है और हमारे सीरीज का नाम भी है, प्लेलिस्ट का यही नाम है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको अगर इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस है वो देखने हैं ना, इस प्लेलिस्ट में जाइए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी लिंक वीडियो के एंड में है, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मैंने दे दी है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को, है ना, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। तो और कमेंट्स ज़रूर लिखिए, कि बगैर कमेंट्स के तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। कोई प्रॉब्लम है अगर आपको कहीं, आप कहीं अटक रहे हो, फंस रहे हो, देन यू जस्ट आप जो भी आप आज वीडियो में देखे, जहाँ भी फंसे आप उसके बारे में लिख दो, है ना, ठीक है ना। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे आपसे एक अगले धमाकेदार एनिमेटेड वीडियो में। हाँ, तो मैं एनिमेशन के ज़रिए पढ़ाता हूँ, मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है, मैं खुद एनिमेशन बनाता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।